ओके, तो देखो हम लोगों ने स्टैटिक लोडिंग अब तक स्टैटिक लोडिंग कंप्लीट किया है। तो आज हम लोग देखते हैं डिजाइन अगेंस्ट डायनामिक लोडिंग, ठीक है ना। तो डायनामिक लोडिंग दो तरीके के हो सकते हैं। पहला हो गया इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट लोडिंग। पहला हो गया इम्पैक्ट लोडिंग, ठीक है। इम्पैक्ट लोडिंग में क्या होता है? इम्पैक्ट लोडिंग में जैसे मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये जाके डायरेक्टली किसी को स्ट्राइक कर दे रहा है, ठीक है, इस तरीके का। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स भी गेट के सिलेबस में है, वो हम सॉम में देखेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, सॉलिड मैकेनिक्स में इस तरीके का प्रॉब्लम देखेंगे कि ऐसा कोई बीम है, लेट्स से समथिंग सम बीम इज देयर, ओके, और ये कोई ऑब्जेक्ट मास m मास का है, वो जाके हिट कर दे रहा है एक बीम को, या फिर किसी बार को। इस तरीके का कोई बार, हैंगिंग बार है, ये इस तरीके का बार है, और यहाँ पे कोई प्लेट है। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से, इसको मैंने छोड़ दिया, लेट्स से एट सम हाइट, h हाइट से मैंने इसको छोड़ दिया, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो ये बार क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो सकता है, ओके। तो दिस काइंड ऑफ लोडिंग सिनेरियो इज कॉल्ड एन इम्पैक्ट लोडिंग। तो दिस इज द एरिया वेयर आई वर्क एज ए पीएचडी स्कॉलर, ठीक है ना, मेरा यही एरिया है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स इज माय एरिया ऑफ रिसर्च, ठीक है ना। जैसे बुलेट प्रूफ आर्मर्स हो गया, इसमें अगर कोई बुलेट स्ट्राइक कर रहा है, सो व्हाट आर द रिजल्टिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके का वर्क पे मैं काम करता हूँ। तो दिस इज द पर्टिकुलर एरिया ऑफ माय पीएचडी, ठीक है। So anyway, so this is one of the type of loading, impact loading dynamic cases में। दूसरा टाइप ऑफ केस हो सकता है, जैसे मान लो अगर मैं किसी कंपोनेंट ले लिया, ऐसा कोई कंपोनेंट ले लिया, ठीक है, लेट्स से बार या बीम या शाफ्ट कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स से लोडिंग लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो लोडिंग है, तो ये लोडिंग अगर हुआ, लेट्स से ये लोडिंग जो है, इंस्टेड ऑफ बीइंग ए कांस्टेंट लोडिंग, ये लोडिंग क्या हो रहा है? टाइम के साथ चेंज हो जाए, टाइम के साथ ये चेंज हो जाए, ठीक है। ये अगर टाइम के साथ चेंज हो जाए, देन वी विल कॉल दिस एज ए दिस इज अ डायनामिक लोडिंग। ये टाइम के साथ जब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है फोर्स का, देन वी विल कॉल दिस एज अ डायनामिक लोडिंग, ओके। देन वी विल कॉल दिस एज ए डायनामिक लोडिंग। तो फोर्स इज बेसिकली ए वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास दो चीजें हैं, एक तो हो गया मैग्नीट्यूड और एक हो गया डायरेक्शन। हम लोग इस केस में हम क्या बोल रहे हैं? हम मैग्नीट्यूड को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चेंज कर रहे हैं। तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, इन दैट केस वी विल कॉल दिस एज ए डायनामिक लोडिंग, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो। एक अनदर सिनेरियो ऐसा हो सकता है जहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे कि मान लो ये कोई पार्टिकल है, सेंट्रल फोर्स मोशन है, जैसे ये सेंटर, इस पार्टिकल को मैंने रोटेट करवा दिया, ओके। ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव होगा, तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? ये कुछ टेंशन है, मान लो ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये टेंशन क्या हो जाएगा? mv²/r हो जाएगा, राइट। दिस टेंशन इज इक्वल टू mv²/r हो जाएगा। तो ये mv²/r इज बेसिकली एक्सीलरेशन। ये टेंशन क्या है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, राइट। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या हो जाएगा? वो पार्टिकल यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे जाएगा, कहीं पे भी रहेगा, कहीं पे भी ये पार्टिकल रोटेटिंग पोजीशन में रहेगा। मान लो इस पोजीशन में है पार्टिकल, तो टेंशन क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा टेंशन का। जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा, लेकिन क्या हो रहा है? इस पार्टिकल का टेंशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन, ओके। तो इस तरीके का सिचुएशन भी ये भी एक डायनामिक लोडिंग है। तो बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन पे बात नहीं कर रहे, हम लोग मोशन की बात करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट स्ट्रेस और क्या, ये सब पे हम बहुत बॉदर्ड नहीं है। बट दिस इज ऑल्सो ए डायनामिक लोडिंग, एंड दिस इज ए वेरी क्लासिक एग्जांपल। जैसे कोई बार है, ऐसा ऐसा कोई बार है, और इसको हमने ऐसे रोटेट करवा दिया, ओके। दिस विल बी सब्जेक्टेड टू सेंट्रीपिटल फोर्सेस एंड साइमल्टेनियसली ए डायनामिक लोडिंग सिनेरियो। तो इसमें क्या हो रहा है? जो भी सेंट्रीपिटल फोर्सेस लग रहा है, दैट इज उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, ओके। सो दैट इज ए टाइप ऑफ डायनामिक लोडिंग। दिस इज अनदर टाइप ऑफ डायनामिक लोडिंग जहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चेंज होगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। वी आर नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन, फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस इज अ टाइप ऑफ डायनामिक लोडिंग। तो इस तरीके के डायनामिक लोडिंग में बेसिकली देयर आर डिफरेंट क्लासेस, वी विल सी। थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे किस तरीके का डायनामिक लोडिंग क्या क्या है, वो हम देखेंगे। फोर्सेस जहां पे डायरेक्शन चेंज हो रहे होंगे, उस तरीके के सिनेरियोज जनरली गेट के सिलेबस में नहीं है, रिजिड बॉडीज में है, बट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एनालिसिस उस तरीके के सिलेबस में ज्यादा नहीं है। मैग्नीट्यूड चेंज होने वाले हम आज देखेंगे, और इंपैक्ट लोडिंग जो है वो हम सॉलिड मैकेनिक्स में बाद में देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं डायनामिक लोडिंग में जानने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है।
So what do you understand by stress concentration? Okay, so what do you understand by stress concentration? So let's say जनरली क्या होता है, हम लोगों का assumption ये रहता है कि मटेरियल होमोजेनियस है, मटेरियल का ज्योमेट्री एकदम परफेक्ट है, मटेरियल आइसोट्रोपिक, लीनियर इलास्टिक, ये सारे हमारे लिए assumptions है, जो कि प्रैक्टिकली ये सारे assumptions पॉसिबल नहीं भी हो सकते हैं. ओके, इन केस मोस्ट ऑफ द केसेस अगर पॉसिबल हो भी तो मटेरियल परफेक्टली होमोजेनियस नहीं होता है. ओके, माइक्रोस्कोपी के लिए कुछ क्रैक रह सकता है या मटेरियल का ज्योमेट्री इम्परफेक्ट रह सकता है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स रहेंगे. आइसोट्रोपी इज स्टिल ए गुड assumption, आइसोट्रोपी एंड लीनियर इलास्टिसिटी इज स्टिल ए गुड assumption. लेकिन होमोजेनिटी में प्रॉब्लम है, ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम है. जैसे कि मान लो बार कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ स्टेप्ड बार हो सकता है, ऐसा स्टेप्ड बार हो सकता है. तो यहाँ पे क्या हो गया, ज्योमेट्री चेंज हो गया सडनली, यहाँ पे ज्योमेट्री चेंज हो गया है, ये ज्योमेट्री यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो जहाँ पे टोटल यूनिफॉर्मिटी नहीं है. या फिर मटेरियल इनहोमोजीनियस हो सकता है, जैसे मान लो बार है, ठीक है, इसके इंटरनली किसी जगह पे कुछ क्रैक जो हमें दिख नहीं रहे हैं, मटेरियल के अंदर इंटरनली कोई क्रैक हो सकता है, दिस इज ऑल्सो इनहोमोजेनिटी. या फिर ऐसा हो सकता है वेल्डिंग किया गया है या कुछ किया गया है तो कुछ इंक्लूजन हो गया, दूसरा मटेरियल के पार्टिकल्स अंदर हो सकता है. तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जहां पे जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम इसको लोडिंग देंगे, मान लो कुछ लोडिंग देंगे, तो स्ट्रेसेस थ्रू आउट दिस क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, इवन इफ द लोड इज कांस्टेंट. ये लोड अगर कांस्टेंट है, मान लो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इवन इफ द लोड इज कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेसेस यूनिफॉर्म नहीं होगा बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, लाइक इस तरीके का क्रैक, इनहोमोजेनिटी या फिर ज्योमेट्रिकल चेंजेस. ऐसे रीजंस की वजह से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा. ओके, सो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, जहां पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का नॉन यूनिफॉर्मिटी है वहां पे ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, एंड दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन. ओके ओके, सो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्वांटिफाई करेंगे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर से. स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर देके हम लोग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को क्वांटिफाई करेंगे. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर? मैक्सिमम स्ट्रेस नियर डिस्कंटिन्यूटी. ओके, मैक्सिमम स्ट्रेस नियर डिस्कंटिन्यूटी divided by nominal stress from elementary equations. Okay, nominal stress from elementary equations. ओके, सो मैक्सिमम स्ट्रेस नियर डिस्कंटिन्यूटी मतलब क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस डिस्कंटिन्यूटी, ये ज्योमेट्रिकल चेंज या फिर इंक्लूजन या फिर कुछ, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द सेक्शन, ये कुछ अलग हो जाएगा. नियर दिस डिस्कंटिन्यूटी ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ पे स्ट्रेसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे और सेंटर में थोड़े से स्ट्रेस कम हो जाएंगे. ओके, so that in such a way ये redistribute ऐसा होगा so that the total stress remains constant, the average stress remains constant, क्योंकि average stress external loading के ऊपर डिपेंडेंट है ना. average stress क्या हो जाएगा, यहाँ पे average stress let's say अगर A1 है, यहाँ पे A2 है, तो यहाँ पे स्ट्रेस हो जाएगा P by A1 और यहाँ पे स्ट्रेस हो जाएगा P by A2. ठीक है ना, बट ये स्ट्रेस अलग अलग है ना, ये दोनों स्ट्रेस अलग अलग है बिकॉज ऑफ एरिया चेंज. तो यहाँ पे स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना होके वहां पे रीडिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से होगा सो दैट ये एवरेज को मेंटेन कर सकता है, इस एवरेज को मेंटेन कर सकता है राइट साइड में और इस एवरेज को मेंटेन कर सकता है लेफ्ट साइड में. ओके, तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कुछ पार्ट में स्ट्रेसेस P by A1 से ज्यादा होगा, कुछ पार्ट में कम होगा. जहां पे स्ट्रेसेस ज्यादा हो रहा है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, और उसको क्वांटिफाई करेंगे हम इस वैल्यू से, इसमें इस नंबर से. ओके, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर नंबर से हम लोग इसको क्वांटिफाई करेंगे. तो मैक्सिमम स्ट्रेस नियर डिस्कंटिन्यूटी, दिस मैक्सिमम स्ट्रेस नियर डिस्कंटिन्यूटी डिवाइडेड बाय नॉमिनल स्ट्रेस. नॉमिनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, नॉमिनल स्ट्रेस ये है एलिमेंट्री इक्वेशन से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एलिमेंट्री इक्वेशन से, जैसे ये P by A1. ओके, तो ये क्रिटिकल स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस नियर डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है, उसको हम ले लेते हैं सिग्मा m डैश
डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट। सिग्मा नॉट क्या है? हमारा नॉमिनल स्ट्रेस है। ओके, तो एक्चुअल स्ट्रेस कितना हो रहा है मटेरियल पे? सिग्मा एम डैश इक्वल्स टू केटी इंटू सिग्मा नॉट। ओके, सो ये केटी फैक्टर जो है ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है। ओके, ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, ये जनरली एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्टर है। ओके, सो दिस इज आवर डेफिनेशन। तो ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर से हम एक्चुअल स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी नॉमिनल स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द एक्चुअल स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का वैल्यू इन जनरल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा? नॉमिनल स्ट्रेस जो हम निकाल रहे हैं वहां से यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस और ज्यादा होगा, तो ये मटेरियल के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये डिसकंटिन्यूटी में ये मटेरियल फेल हो जाए। देयर आर चांसेस दैट कि ये डिसकंटिन्यूटी पे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन मटेरियल फेल हो जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ये करेक्टली आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ओके, तो इसका एक एनालॉगस एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। We can have an analogous explanation to this. Okay, so this is the definition of stress concentration factor. So you see, स्ट्रेस कंसंट्रेशन का जो एक्सप्लेनेशन है, वी विल कंसीडर दिस विद ए फ्लूइड फ्लो एनालॉजी के साथ हम कंसीडर करते हैं। लेट्स से हम लोग के पास एक पाइप है, इस तरीके का एक पाइप है, लेट्स से इस तरीके का पाइप है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर पाइप है तो अगर कोई फ्लूइड यहाँ पे एंटर कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है, ठीक है, सिमिलर सिचुएशन हम सॉलिड का भी ले लेते हैं ऐसा। ओके, सॉलिड है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर कुछ लोड लगा रहे हैं मान लो ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये फ्लूइड है और ये सॉलिड है, फाइन। तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस लाइंस जो इसमें जनरेट होंगे वो कैसा होगा वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके लिए हम लोग फ्लूइड का एनालॉजी लेंगे। फ्लूइड के साथ एनालॉजी क्यों ले रहे हैं? बिकॉज फ्लूइड फ्लो पोटेंशियल इक्वेशंस और स्ट्रेस फ्लो पोटेंशियल इक्वेशन सेम रहता है। बेसिकली बोथ आर लैप्लासियन इक्वेशंस, इस तरीके का इक्वेशंस है दोनों में। ओके, लैप्लासियन इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड बोथ केसेस के लिए, इसीलिए हम एनालॉजी ले सकते हैं। एनीवे, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आइडिया समझो कि इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज मोर ओवर हियर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज लेस ओवर हियर, तो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज अगर हमारा कांस्टेंट है फ्लूइड का, ठीक है, अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट है तो क्या होना पड़ेगा? यहाँ पे वेलोसिटी फ्लूइड का कम रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, सो एज टू मेंटेन ए कांस्टेंट डिस्चार्ज। ठीक है, सो एज टू मेंटेन ए कांस्टेंट डिस्चार्ज। तो यहाँ पे जो फ्लूइड के स्ट्रीमलाइंस होंगे वो क्या हो जाएगा? वो इस तरीके से बेंड होगा, इस तरीके से बेंड होके फिर यहाँ आएगा। सिमिलरली यहाँ पे इस तरीके से बेंड होके यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे भी इस तरीके से बेंड होके यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है? इस रीजन में स्ट्रेस, ये फ्लूइड फ्लो लाइंस, इस रीजन में फ्लूइड फ्लो लाइंस का वेलोसिटी मैक्सिमम हो जा रहा है, राइट? यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, और ये कॉन्ट्रैक्शन सडन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये ग्रेजुअली ये स्ट्रीमलाइन ऐसा डिक्रीज होके आया है बिकॉज ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल एरिया। फ्लूइड का स्ट्रीमलाइन क्या है? ग्रेजुअली ऐसा, ये फ्लूइड ऐसा आके सडनली इधर नहीं जा सकता, इट हैज टू ग्रेजुअली चेंज इट्स पाथ। तो ग्रेजुअली ये चेंज करके पाथ चेंज करके यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो ये पोजीशंस है फ्लूइड के वेलोसिटीज काफी ज्यादा रहेंगे। ओके, फ्लूइड के वेलोसिटीज काफी ज्यादा रहेंगे बिकॉज ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल डेविएशन। सिमिलरली स्ट्रेस लाइंस को अगर हम लेते हैं तो स्ट्रेस लाइन भी इस तरीके से डेविएट हो जाएंगे, डेविएट होके यहाँ पे आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी डेविएट होके यहाँ पे आएगा स्ट्रेस लाइन। तो यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मोर और लेस यूनिफॉर्म है, यहाँ पे यूनिफॉर्म है, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे देखो स्ट्रेस लाइंस बहुत क्लोज आ चुके होंगे। स्ट्रेस लाइंस विल कम मच क्लोजर ओवर हियर। यहाँ पे स्ट्रेस डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगा, स्ट्रेस लाइंस बहुत ज्यादा रहेंगे इस एरिया में, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेस लाइंस बहुत क्लोज आ चुका है, राइट? स्ट्रेस लाइंस बहुत क्लोज आ चुका है, दिस इज व्हाट वी कॉल ए स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो ये जो वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस होगा यहाँ पे, ये स्ट्रेस का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस एंड दिस। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल ए स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर से हम आइडेंटिफाई करेंगे ये मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हुआ होगा। ओके, इफ वी कंसीडर दिस रीजन,
तो यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दिस विल बी द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दिस विल बी द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस रीजन में कि मिड पॉइंट पे स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो रहा है, तो दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस कंसीडर करेंगे वो मोर और लेस यूनिफॉर्म हो जाएगा। ओके, मोर और लेस यूनिफॉर्म रहेगा, और यहाँ पे अगर कंसीडर करेंगे तो वो मोर और लेस ऑड यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, मोर और लेस यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा रहेगा, यहाँ पे ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ओके, तो दिस इज व्हाट वी कॉल ए स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, और इसमें से जो ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम काफी ज्यादा है इससे और इससे, दोनों से ज्यादा है ये स्ट्रेस मैक्सिमम वैल्यू। सो वी आर रिक्वायर्ड, अगर इसको हमें डिजाइन करना है तो ये मैक्सिमम जानना पड़ेगा, अदरवाइज ये मटेरियल यहाँ पे इस मैक्सिमम की वजह से फेलियर हो सकता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू फॉर दिस स्ट्रेस। ठीक है, ये मिनिमम क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो ये नॉमिनल स्ट्रेस यहां से निकालेंगे हम, ये नॉमिनल स्ट्रेस डिनोमिनेटर वाला नॉमिनल स्ट्रेस हम निकालेंगे, और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा वी विल गेट दिस मैक्सिमम स्ट्रेस, और इस मैक्सिमम स्ट्रेस को लेके हम लोग डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो जनरली ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है। ओके, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्टर है, और इसको जनरली वैल्यू प्रेस्क्राइब किया रहेगा फ्रॉम चार्ट्स, ग्राफ्स, इस तरीके से प्रेस्क्राइब किया रहेगा। वो चार्ट और ग्राफ यूज करके हम मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, कुछ डाउट है किसी को अभी तक? नो सर। नो सर। ओके, देखो एक कॉमनली एनकाउंटर्ड फेनोमेना जो है वो है प्लेट विद ए होल। ठीक है ना, उसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एक कॉमन फेनोमेना है। इस तरीके के लिए चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इस तरीके का सिचुएशन जब है, फिर कुछ और नॉचेस वगैरह है, तो उसके लिए चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन जनरली हमें ये याद रखना है, प्लेट विद ए होल। तो प्लेट विद ए होल का स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हमें याद रखना है, प्लेट विद ए होल। So this is a very common scenario. तो लेट्स से हम लोग के पास कोई एक प्लेट है इस तरीके का, ठीक है ना, इस तरीके का कोई प्लेट है, और इस प्लेट में मान लो सेंटर पे या कहीं पे एक इलिप्टिकल होल है इस तरीके का। ओके, इस प्लेट में इस तरीके का इलिप्टिकल होल है, सो दैट ये टोटल इसका मेजर एक्सिस, दिस मेजर एक्सिस लेंथ इज ट्वाइस ए, और ये माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस लेंथ इज ट्वाइस बी। ओके, इसको अगर हम लोग लोडिंग कर देते हैं, लेट्स से, ठीक है, कंसीडर करो कि ये प्लेट बहुत बड़ा है, इसके डायमेंशंस बहुत बड़े हैं एज कंपेयर टू दिस 2a एंड 2b। ओके, तो डायमेंशंस ऑफ दिस प्लेट मींस दिस डायमेंशन एंड दिस लेंथ, these two dimensions are quite large as compared to this 2a and 2b. Okay, basically this is a infinite plate with a hole. Okay, तो अगर इस तरीके का सिचुएशन है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रहेगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूनिफॉर्म, राइट। तो नॉमिनल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, P डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। लेकिन वही स्ट्रेस लाइंस जो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस होल, ये स्ट्रेस लाइंस क्या हो जाएंगे, ऐसे डेविएट होंगे, ऐसे डेविएट होके आना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे डेविएट होके आना पड़ेगा स्ट्रेस लाइन। तो यहाँ पे स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे स्ट्रेसेस कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो हो रहा है इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है। ठीक है, कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है, एक्सपेरिमेंटली निकालने के लिए फोटोइलास्टिक टेक्निक्स आर देयर। ठीक है, तो फोटोइलास्टिक टेक्निक्स आर देयर, फोटोइलास्टिक, ठीक है ना, फोटोइलास्टिक टेक्निक्स होता है, से निकाला जा सकता है, या फिर हम मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। जैसे इसके लिए, इस केस के लिए मैथमेटिकली हम निकाल सकते हैं इलास्टिसिटी थियरी यूज करके, थियरी ऑफ इलास्टिसिटी यूज करके। अगर कोई एमटेक करते हो स्ट्रक्चर्स में या सॉलिड मैकेनिक्स में, देन यू विल लर्न दिस मैथमेटिकली कैसे निकाला जाता है। ओके, अदरवाइज एक्सपेरिमेंटली फोटोइलास्टिक टेक्निक से हम निकालते हैं। फाइन, तो
मैथमेटिकली इसका ये बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ पे आएगा, तो ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का डिराइवेशन नहीं चाहिए। डिराइवेशन हम लोग इलास्टिसिटी थियरी से निकाला जा सकता है, ठीक है, वो तुम लोगों के सिलेबस में नहीं। सो फैक्टर ये 1 + 2 times of A by, okay, so this is the stress concentration factor for a plate with a elliptical hole। ये याद रखो, ठीक है, ये याद रखो, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ओके, ये याद रखो। so this is the stress concentration factor for a plate with respect with a hole, okay, with a elliptical hole, ठीक है। तो इस elliptical hole का twice A by B, A हो गया हमारा लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस और B हो गया हमारा लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस, ओके। अभी देखो, अगर A = 0 हो गया, A अगर 0 हो गया, केस 1, A = 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये A = 0 मतलब यहाँ पे इसका सेमी मेजर एक्सिस 0 हो गया, मतलब ये बेसिकली प्लेट क्या हो जाएगा, प्लेट विद ऐसा क्रैक हो जाएगा, ऐसा क्रैक, ठीक है, प्लेट विद ऐसा क्रैक, और ये क्रैक लेंथ कितना है, 2b के बराबर है, ठीक है। ये 2a तो 0 हो गया, 2a तो 0 हो गया, इधर 0 हो गया, ठीक है ना, तो इधर का लेंथ कितना बचा, 2b बचा, ठीक है। तो ये बेसिकली प्लेट इस तरीके का हो जाएगा, प्लेट विद क्रैक, और ये क्रैक का डायरेक्शन कौन सा है, पैरेलल टू द लोड, दिस क्रैक डायरेक्शन इज पैरेलल टू द लोड। इन सच ए केस यहाँ पे A0 पुट करने से क्या पता चल रहा है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर 1 ही हो रहा है। बेसिकली क्या पता चल रहा है, इस क्रैक का डायरेक्शन अगर लोडिंग के पैरेलल है तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर 1 है और देयर इज नो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। Kt का वैल्यू 1 का मतलब क्या है, देयर इज नो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो क्रैक का अगर डायरेक्शन लोडिंग के पैरेलल है तो स्ट्रेस हमारा मोर और लेस एवरेज के बराबर रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, देयर विल नॉट बी एनी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, ओके, देयर विल नॉट बी एनी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन अगर क्रैक का डायरेक्शन लोडिंग के पैरेलल है तो, ओके फाइन, तो देयर विल बी नो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब केस 2 देखो, केस 2 देखो, केस 2 अगर B = 0 हो जाए, ठीक है, अगर B = 0 हो जाए, तो अगर B = 0 हो जाए, ठीक है, तो B = 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, B = 0 हो जाएगा तो Kt का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 1 + 2/0, right, it is almost infinity, so this is a very large number tending to infinity, Kt का वैल्यू almost tending to infinity, right, something by 0, so this is tending to infinity। तो ज्योमेट्रिकली ये इलिप्टिकल प्लेट में क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल क्रैक की जगह ये क्रैक कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये P है, लेट्स से ये P है, तो ये क्रैक क्या हो जाएगा, B0 है, B0 है मतलब ये 0 हो जाएगा, तो ये बेसिकली क्रैक इस तरीके का हो गया, ये क्रैक परपेंडिकुलर टू द लोड हो गया है, ठीक है। तो ये क्रैक जो है ये परपेंडिकुलर टू द लोड हो गया है, तो ये क्रैक का डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर टू द लोड हो गया है तो ये देखो Kt इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, दैट मींस जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा इसमें इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब दिस इज ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। अगर क्रैक परपेंडिकुलर टू लोड है तो इज बिकॉज ऑफ दिस लोड ये प्लेट क्या हो जाएगा, इमीडिएटली फेल हो जाएगा, ओके, दिस क्रैक विल इमीडिएटली प्रोपेगेट टू द सरफेस और ये दो पार्ट हो जाएंगे। तो दिस क्रैक परपेंडिकुलर टू द लोड इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन, Kt is tending to infinity, ओके। तो किसी भी सिचुएशन में हम क्रैक को परपेंडिकुलर टू द लोड हमें नहीं करना है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये मटेरियल स्ट्रक्चर इमीडिएट फेल हो जाएगा, वी कैन नॉट डिजाइन इट फर्दर, ओके। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड केस, तीसरा केस क्या है, तीसरा केस देखो, तीसरा केस ये है अगर A = B हो जाए, A = B हो जाए, तो A = B मतलब क्या हो जाएगा, A = B मतलब क्या हो जाएगा, तो ये प्लेट, ये इलिप्स क्या हो जाएगा, बेसिकली ये सर्कल हो जाएगा, ओके, ये इलिप्स बेसिकली एक सर्कल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोडिंग कर रहे हैं जैसे P, तो अगर हम लोडिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर क्या हो रहा है, 1 + 2 times of A और B बराबर है, तो A by B is 1, तो
KT का वैल्यू आ जा रहा है 3। ओके, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन 3 टाइम्स एम्पलीफाई हो जाएंगे, मतलब जो हमारा नॉमिनल स्ट्रेस है यहाँ पे, जो नॉमिनल स्ट्रेस है यहाँ पे, वहां से सर्कल के होल के आसपास पेरीफेरी में, होल के पेरीफेरी में स्ट्रेसेस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 टाइम्स एम्पलीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइम्स स्ट्रेसेस यहाँ पे आता है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, मैथमेटिक्स से भी डिराइव कर सकते हैं, वो यहाँ पे आता है। ओके, वो मैथमेटिक्स से भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट पे स्ट्रेसेस क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं। ओके, तो इसका मैं कट व्यू ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। लेट्स से ये यहाँ पे अगर इस डॉटेड लाइन एक्स एक्स पे अगर हम कट कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है ना, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा यहाँ पे। तो ये होल के इस पॉइंट में स्ट्रेसेस मैक्सिमम है, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेसेस मिनिमम है। और यहाँ पे कहीं पे सेक्शन अगर लेते हैं, मान लो ये वाई वाई पे सेक्शन अगर लेते हैं, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, ये लोडिंग है P, ये लोडिंग है P, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मोर और लेस यूनिफॉर्म। ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मोर और लेस यूनिफॉर्म रहेगा पूरा। ओके, so ये दिस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट दिस लोकेशन वाई वाई पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और इस एक्स एक्स लोकेशन पे यहाँ पे अगर हम ऐसे कट करते हैं, सेक्शन लेते हैं, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का है। ठीक है ना, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो 3 टाइम्स होगा ऑफ दिस स्ट्रेस। ओके, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो 3 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा, ये हमने निकाला है। तो ये मैक्सिमम जो है ये 3 टाइम्स ऑफ दिस नॉमिनल स्ट्रेस हो जाएगा। सो एज यू कैन इमेजिन, ये अगर P बाई A है तो ये वाला मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ P बाई A हो जाएगा। ओके, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस इस पॉइंट में 3 टाइम्स ऑफ P बाई A हो जाएगा। सो दिस कैन कॉज फेलियर इन द मटेरियल। ओके, सो प्लेट विथ ए होल अगर है, इनफाइनाइट प्लेट विथ ए होल है, तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ओके, सो दिस इज, इससे बहुत सारे क्वेश्चन गेट में आते हैं, तो ये याद रखो। आकाश, तुम्हारा पहला क्वेश्चन यही है? हाँ सर, यही है। ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस जब निकालना होगा तो पहले स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो और फिर सॉल्व करो। ओके, यस सर, यस। पहले P बाई A करके निकाल लो, लोडिंग बाई एरिया करके स्ट्रेस निकाल लो, फिर 3 मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम स्ट्रेस निकालो। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। यस सर। और किसी को कुछ डाउट है क्या अभी तक? तो ये स्ट्रेस देखो, अभी ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हमने क्यों पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक लोडिंग के लिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर अगर डक्टाइल मटेरियल्स है तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वो फिर भी डक्टाइल मटेरियल्स क्या कर सकता है, यील्डिंग करने के बाद प्लास्टिक जोन में जा सकता है। सो स्टिल हमारे पास सेफ्टी ये है कि डक्टाइल मटेरियल, इवन इफ देयर इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन, हम लोग क्या हो जाएगा, मटेरियल फिर भी नहीं टूटेगा, वी आर स्टिल ऑन द सेफ साइड। फॉर डक्टाइल मटेरियल्स इवन इफ वी विल हैव स्ट्रेस कंसंट्रेशन तो होगा, किसी भी स्ट्रक्चर में स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। ओके, लेकिन अगर मटेरियल डक्टाइल है, हम लोग लोडिंग दे रहे हैं और मटेरियल डक्टाइल है, तो हम लोग फिर भी सेफ जोन में है कि वो मटेरियल क्या कर सकता है, यील्डिंग होके प्लास्टिक जोन में चला जाएगा, एटलीस्ट टूटेगा नहीं, वी आर स्टिल ऑन द सेफ साइड। लेकिन अगर ये डायनामिक लोडिंग में है डक्टाइल मटेरियल, तब क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से वो मटेरियल जल्दी टूट जाएगा, वो हम अभी देखेंगे। और ब्रिटल मटेरियल के लिए तो और डेंजरस है, इवन वो स्टैटिक हो या डायनामिक हो। ओके, लोडिंग अगर स्टैटिक भी हो या डायनामिक हो, ब्रिटल मटेरियल के लिए दोनों डेंजरस है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, दोनों डेंजरस सिचुएशन है, इवन इफ वी आर अप्लाइंग स्टैटिक लोडिंग। क्यों? क्योंकि ब्रिटल मटेरियल प्लास्टिक जोन में नहीं जाएगा। सो वी आर स्टिल ऑन द डेंजर जोन। अगर हम लोग का मटेरियल अगर ब्रिटल है, वी आर स्टिल ऑन द डेंजर जोन। ओके, सो वी हैव टू टेक दिस इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इनटू अकाउंट। Okay, so now let's understand what are the different types of dynamic loading.
देखो कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अगर है तो उसपे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग तो किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। लोडिंग का कोई भी पैटर्न हो सकता है, रैंडम भी हो सकता है, केओटिक हो सकता है। सो इन जनरल सारे तरीके के लोडिंग आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो जब हम डिजाइन करते हैं तो वी विल एज्यूम साइनसॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, साइनसॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वी विल एज्यूम साइनसॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा लोडिंग होगा, जो भी हमारे फोर्सेस होंगे, फोर्सेस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो कुछ साइनसॉइडली वेरी करेगा। ओके ओके, फोर्सेस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो साइनसॉइडली वेरी करेगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं हो सकता है, एक्चुअली में वो कुछ भी हो सकता है। फोर्स कैन वेरी इन एनी फॉर्मेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। फोर्स कैन वेरी इन एनी फॉर्मेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट एनालिसिस के लिए, डिजाइन के लिए हम लोग साइनसॉइडल लेके एनालिसिस करेंगे। ओके, क्योंकि हम सारे तरीके के लोड पैटर्न्स हम अकाउंट में नहीं ले सकते ना। सो फॉर एनालिसिस वी विल टेक दिस साइनसॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यू कैन रिमेंबर एक तरीके, एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं। जैसे हम लोगों ने टॉम में हमने सॉल्व किया था इस तरीके का पिस्टन सिलेंडर सिस्टम। तो ये पिस्टन पे जो भी गैस फोर्सेस लग रहा है, ये गैस फोर्सेस आर डायनामिक इन नेचर। ओके, इसमें पीवी डायग्राम आता है। तो ये पीवी डायग्राम इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस। गैस फोर्सेस आर समथिंग लाइक दिस, पीवी डायग्राम। ओके, so it is basically like this. Then air standard Otto cycle, diesel cycle, so it is basically like this: compression, then this expansion stroke में gas pressure रहता है। So that gas pressure is, you see, as a function of time this will change। Okay, as a function of time and space this will change। So this is a dynamic loading। Okay, this is a dynamic loading। So लेकिन ये sinusoidal नहीं है, but this is one of the example। Okay, so this is one of the example। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के, टाइम वेरिएशन के बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम लोग जनरली एनालिसिस के लिए हम लोग फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे साइनसॉइडल एनालिसिस के लिए हम ले लेते हैं, राइट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोडिंग पॉसिबल साइनसॉइडल वेरिएशन में। 3 टाइप्स पॉसिबल है। पहला वाला क्या है, फ्लक्चुएटिंग और ऑल्टरनेटिंग। फ्लक्चुएटिंग लोड, ऑल्टरनेटिंग लोड। फ्लक्चुएटिंग या ऑल्टरनेटिंग लोड हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, लेट्स से इस तरीके से: फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स का एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एक मीन वैल्यू है, ये एक मीन वैल्यू है फोर्स का, और इसका कुछ एक एम्पलीट्यूड भी है। ओके, फोर्स का एक मीन वैल्यू भी होगा, फोर्स का एक एम्पलीट्यूड भी होगा, ठीक है। फोर्स का एक मीन वैल्यू भी होगा, वो क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन, टेंशन या कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है। बट इसका बेसिकली फ्लक्चुएटिंग या ऑल्टरनेटिव में क्या हो सकता है, फोर्स का एक मीन वैल्यू होगा, नॉन जीरो मीन वैल्यू होगा। ओके, नॉन जीरो मीन वैल्यू होगा और एक नॉन जीरो एम्पलीट्यूड भी होगा। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल एज फ्लक्चुएटिंग और ऑल्टरनेटिव। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेसेस आएंगे, वो स्ट्रेसेस भी इस तरीके का ही होगा। ओके, जो भी स्ट्रेसेस आएंगे, स्ट्रेसेस विल आल्सो बी लाइक दिस। तो सिग्मा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम will again be like this। स्ट्रेसेस भी इसमें वेरिएशन कुछ इस तरीके का आएगा। तो स्ट्रेसेस का भी क्या हो जाएगा, एक मीन वैल्यू रहेगा, स्ट्रेसेस का एक मीन वैल्यू रहेगा, मीन एवरेज, मीन। ओके, एक मीन वैल्यू रहेगा और एक क्या हो जाएगा, एक एम्पलीट्यूड वैल्यू भी रहेगा। ओके, एम्पलीट्यूड वैल्यू भी रहेगा। तो हाउ डू वी फाइंड आउट द मीन वैल्यू? लेट्स से हमारा ये जो वैल्यू है, ये टोटल टॉप मोस्ट पॉइंट से यहाँ पे ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू का हम लोग सिग्मा मैक्सिमम ले सकते हैं, सिग्मा मैक्सिमम ये हम ले सकते हैं। और ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला वैल्यू जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा मिनिमम लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें फोर्स का मैक्सिमम और मिनिमम वो तो एक्सटर्नल है, वो हमें जनरली पता रहता है, ठीक है। ये एक्सटर्नल मैक्सिमम और मिनिमम पता रहता है, पैटर्न जनरली पता नहीं रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइनसॉइडल लेके एनालिसिस करेंगे डिजाइन के लिए। ओके, हम लोग साइनसॉइडल लेके एनालिसिस करेंगे। प्रैक्टिकली ये साइनसॉइडल नहीं भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, बट हमें मैक्सिमम और मिनिमम जनरली पता रहता है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम भी निकाल सकते हैं।
तो वंस वी नो दिस सिग्मा मैक्सिमम एंड दिस सिग्मा मिनिमम, तो ये मीन स्ट्रेस कैसे मिलेगा, एवरेज स्ट्रेस, सिग्मा एवरेज कैसे मिलेगा, सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। ओके, सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2। ठीक है, इससे हमें एवरेज स्ट्रेस मिल जाएगा। और एम्पलीट्यूड कैसे मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड 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 मिलेगा सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सिग्मा एम्पलीट्यूड ठीक है, तो सिग्मा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्सिमम इज टोटल दिस और सिग्मा मिनिमम इज दिस, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इतना मिलेगा, राइट। तो इसका हाफ करेंगे तो एम्पलीट्यूड हमें मिल जाएगा, तो सिग्मा एम्पलीट्यूड इज देयर। तो फ्लक्चुएटिंग और या फिर ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस के लिए क्या हो जाएगा, ये भी नॉन जीरो रहेगा, ये भी नॉन जीरो रहेगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ लोडिंग। ओके, फिर सेकंड टाइप ऑफ लोडिंग देखो, सेकंड टाइप ऑफ लोडिंग क्या है, सेकंड टाइप ऑफ लोडिंग हो जाता है रिपीटेड लोडिंग। रिपीटेड लोडिंग, ओके, तो रिपीटेड लोडिंग में क्या हो जाएगा, रिपीटेड लोडिंग में हो जाएगा ऐसा, फोर्स या फिर स्ट्रेस, फोर्स या फिर स्ट्रेस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो इसका एक मीन वैल्यू यहां पे रहेगा, मीन वैल्यू, लेकिन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये जो मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू अगर 0 हो गया तो इसको हम कहेंगे रिपीटेड लोडिंग। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कुछ रहेगा, दिस इज सिग्मा, सिग्मा या फिर फोर्स मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन एवरेज, दिस इज आवर सिग्मा मीन एंड दिस इज आवर सिग्मा एवरेज, सिग्मा एवरेज। ओके, दिस इज आवर सिग्मा एवरेज। तो इन रिपीटेड लोडिंग क्या हो जाएगा, रिपीटेड लोडिंग में एक मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस और फोर्स इज 0। ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस और फोर्स इज 0। तो सिग्मा एवरेज क्या हो जाएगा, सिग्मा एवरेज हो जाएगा सिग्मा मैक्सिमम बाई, ठीक है, सिग्मा मैक्सिमम यहां तक है, डिवाइडेड बाई 2 इज द सिग्मा एवरेज। क्लियर। सिग्मा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड अगेन सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम यहां तक हो गया, इसका हाफ, तो दिस इज ऑल्सो सिग्मा एवरेज, और सिग्मा एम्पलीट्यूड दिस इज ऑल्सो सिग्मा एवरेज, सिग्मा मैक्स बाई। ओके, ये दोनों इस केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए ये दोनों इक्वल है। ओके, ये हो गया रिपीटेड लोडिंग। किसी को कुछ डाउट है क्या अभी तक? ओके, अब ये थर्ड टाइप ऑफ लोडिंग क्या है, थर्ड टाइप ऑफ लोडिंग है कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ लोडिंग है कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग। ठीक है, कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग। तो कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये, ठीक है, ये फोर्स या फिर स्ट्रेस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा।
ठीक है। कंप्लीटली रिवर्स मतलब क्या हो जा रहा है, इनिशियली अगर टेंशन है, आफ्टर सम टाइम इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेशन होगा, फिर अगेन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन होगा, तो इस तरीके से रिपीट करता जाएगा ये पैटर्न। ओके, सो इन दिस केस क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्सिमम इज दिस, सिग्मा मिनिमम इज दिस, राइट, सिग्मा एवरेज या फिर सिग्मा मीन, सिग्मा मीन, सिग्मा एम, दिस इज मीन क्या हो जाएगा, मीन इज जीरो, मीन इज जीरो, ठीक है। सिग्मा एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी सिग्मा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्सिमम के बराबर होगा, सिग्मा एम्पलीट्यूड, ठीक है। सिग्मा एम्पलीट्यूड सिग्मा मैक्सिमम के बराबर या फिर मॉड ऑफ सिग्मा मिनिमम के बराबर होगा, ठीक है। सिग्मा मैक्सिमम दिस इज आल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ सिग्मा मिनिमम। ओके, मॉड क्यों, बिकॉज सिग्मा मिनिमम कॉम्प्रेसिव है, नेगेटिव है। ओके, सिग्मा मिनिमम कॉम्प्रेसिव है, नेगेटिव है, फाइन। ओके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए कंप्लीटली रिवर्स्ड लोड, ठीक है, कंप्लीटली रिवर्स्ड लोड। इसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल ये है, कभी ऐसा बेम्बू का डंडा ले लेना, बेम्बू का ऐसा डंडा ले लेना, इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस तरफ बेंड करते हैं, फिर इस तरफ बेंड करते हैं, इसको ऐसे 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 मल्टीपल टाइम्स हम लोग देते रहते हैं, राइट। मल्टीपल टाइम्स देने से क्या हो जाता है, ये बेम्बू बहुत इजीली टूट जाता है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ फेलियर इज कॉल्ड एज फैटिग फेलियर, हम लोग देखेंगे अभी। बट द लोडिंग सिनेरियो इज कंप्लीटली रिवर्स्ड। Okay, loading scenario is completely reverse loading. Okay, अभी देखते हैं, what do we understand by fatigue? What do we understand by fatigue? Okay, what do we understand by fatigue? कुछ डाउट है क्या किसी को, अभी तक कुछ डाउट है? No, sir. Okay. Okay. So what do we understand by fatigue? So repeated loading. सर लास्ट केस में सिग्मा मैक्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ सिग्मा मीन है ना? नहीं, नेगेटिव नहीं, लास्ट केस हमने कंप्लीटली रिवर्स लिया था ना। मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन सिर्फ डायरेक्शन उल्टा रहेगा ना? हाँ, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रेस तो टेंसर क्वांटिटी है, रेदर हम टेंसाइल और कंप्रेसिव बात करते हैं, ठीक है। तो टेंशन अगर इसमें है, ये अगर टेंशन है तो ये कंप्रेशन है, राइट। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये वाला और ये वाला सेम रहेगा, ओके, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड वाइज ये वाला और ये वाला सेम रहेगा, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, मॉड्यूलस ऑफ सिग्मा मिनिमम ले रहे हैं, मॉड्यूलस ले रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, तो मॉड्यूलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। ओके, फैटिग का मतलब क्या है, फैटिग मतलब कंप्लीटली रिवर्स्ड लोडिंग। अगर हम साइमल्टेनियसली अगर लोडिंग दे रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ये एक बार है, जैसे मान लो ये एक बार है, यहाँ पे मैं कुछ एक लोड लगा रहा हूँ ऐसा, ठीक है। इनिशियली टेंशन पे है, इनिशियली मैं ये लोड ऐसे खींचना स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे रिलीज करके यहाँ आ रहे हैं, फिर इसको कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, इनिशियली खींच के फिर वापस आके फिर इसको कंप्रेस कर रहे हैं, ऐसे ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न जो मैं एक बहुत समय तक अगर रिपीट कर रहा हूँ मैं, ओके, बहुत समय तक अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो हमें ये पता चलता है ये जो वैल्यू ऑफ पी है, तो इससे स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्टैटिक। अगर मैं ये वैल्यू ऑफ पी ऐसा खींच के ऐसा ये पैटर्न मतलब ऑसिलेटिंग पैटर्न को अगर मैं ना करूं, सिर्फ ये पी लगा के स्टैटिकली रख दूं, तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बाई ए होगा, ठीक है। मान लो कि ये स्ट्रेस का वैल्यू इज लेस देन एस वाई टी, ओके, तो दिस इज ऑल्सो लेस देन एस यू टी होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड लेट्स से अल्टीमेट से भी कम है, यील्ड से भी कम है, ठीक है, अगर मैं स्टैटिकली लगाया तो, ठीक है। लेकिन इंस्टेड ऑफ मैं क्या कर रहा हूं, इसी मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस को मैं ऐसे ऑसिलेटिंग पैटर्न में लगा रहा हूं, ठीक है, इस ऑसिलेटिंग पैटर्न में मैं लगा रहा हूं, ठीक है, इस ऑसिलेटिंग पैटर्न में मैं लगा रहा हूं और बहुत टाइम तक कंटिन्यू कर रहा हूं। तो क्या पता चलता है कि कुछ टाइम बाद, कुछ नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद ये मटेरियल क्या हो जाता है, सडनली टूट जाता है, ओके, सडनली टूट जाता है। इवन इफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इज लेस देन द यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इवन इफ लेस देन दिस, तो ये
कुछ टाइम के बाद ये मटेरियल क्या हो सकता है, टूट जा सकता है। ओके, तो ये जो टूट गया, जो ये मटेरियल जो टूट गया, सडनली ये मटेरियल टोटली टूट गया है विदाउट शोइंग एनी यील्डिंग और एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और एनीथिंग, ये मटेरियल टूट जा रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज फैटिग फेलियर। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज फैटिग फेलियर। सो फैटिग का मतलब क्या है, द फेलियर ऑफ ए मटेरियल subjected to fluctuating loading or fluctuating or completely reversed loading for a certain number of cycles. Okay, this is called as a fatigue failure. ठीक है ना, तो ये मटेरियल क्या हो सकता है, फैटिग की वजह से फेलियर हो सकता है। तो इस तरीके के सिचुएशंस जो है, तो फैटिग फेलियर पे कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या इस तरीके का यील्डिंग, इस तरीके का कोई फेनोमेना नहीं होता। फैटिग में क्या हो जाए, हम लोग ऐसे लोडिंग दे रहे हैं, ऐसे ऑसिलेटिंग लोडिंग दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मटेरियल सडनली टूट जाएगा। ओके, सडन फेलियर होगा और कंप्लीटली टूट जाएगा, ये सडन फेलियर होगा। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स तुम लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हो, कैसे मटेरियल का फेलियर सरफेस फ्रैक्टोग्राफी कैसा होता है। फ्रैक्टोग्राफी मतलब टूटने के बाद मटेरियल का क्रॉस सेक्शन दिखने में कैसा होता है। ठीक है, अगर हम लोग यूटीएम पे मान लो इसको खींच के तोड़ रहे हैं, यूटीएम पे इसको खींच के तोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सरफेस जो होगा ना, ये क्रॉस सेक्शन, उसमें कुछ इस तरीके के ऐसे 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 बर्ड्स रहेंगे। ठीक है ना, तो वो ये बर्ड सिग्निफाई करता है कि ये मटेरियल यील्डिंग होके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होके टूटा है और ये डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, ये सरफेस में ऐसे 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 पैटर्न रहेगा, पैटर्न नहीं मतलब छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स रहेंगे, तो उससे पता चलेगा कि मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होके टूटा है। लेकिन अगर फैटिग फेलियर होता है तो ये क्रॉस सेक्शन स्मूथ रहेगा। ठीक है ना, ये क्रॉस सेक्शन स्मूथ रहेगा, इसमें ऐसे कोई बर्ड्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है, क्या होता है, कुछ ऑनलाइन चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन रहेगा, दिस इज व्हाट वी कॉल एज फ्रैक्टोग्राफी एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्टोग्राफी एनालिसिस। ठीक है ना, तो ये क्रॉस सेक्शन जब स्मूथ रहता है, मतलब क्या हुआ, इंटरनली कुछ एक क्रैक जनरेट हुआ है। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्चुएटिंग लोडिंग, फैटिग लोडिंग, इंटरनली कुछ क्रैक जनरेट हुआ है और वो एकदम एक बहुत स्पीड से पूरा सरफेस तक चला गया है। ओके, क्रैक जनरेट होकर बहुत स्पीड से सरफेस तक चला गया है और ये मटेरियल टूट गया है। ओके, इंस्टेंटली टूटा है वो, ऐसा नहीं है कि वो टाइम लेके टूटेगा, ऐसा नहीं, वो सडनली टूट जाएगा, इसीलिए सरफेस पूरा स्मूथ है। ओके, इसीलिए ये सरफेस पूरा स्मूथ रहेगा। सो दिस इज व्हाट दिस सडन फेलियर इज कॉल्ड एज व्हाट वी कॉल एज फैटिग फेलियर। और इसके लिए स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड यील्ड जाने की भी जरूरत नहीं हो, यील्ड से भी कम में टूट सकता है। ओके, सो दिस इज व्हाई ये डायनामिक लोडिंग इज मच मोर डेंजरस देन स्टैटिक लोडिंग। ओके, तो इस तरीके के सिचुएशन को एनालिसिस करने के लिए हम लोगों के पास एक तो कुछ तो पैरामीटर चाहिए, कुछ तो स्ट्रेस पैरामीटर चाहिए, जो लेके हम इस तरीके के सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे। ओके, जैसे स्टैटिक लोडिंग के लिए हमारे पास यील्ड या फिर अल्टीमेट है, तो डायनामिक लोडिंग के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीके का प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं एंड्योरेंस लिमिट। ओके, जिसको हम कहेंगे एंड्योरेंस लिमिट, एंड्योरेंस लिमिट। तो एंड्योरेंस लिमिट का मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, okay, which a standard specimen can sustain, standard specimen can sustain for infinite cycles, infinite cycles। ठीक है, इज व्हाट वी कॉल एज द एंड्योरेंस लिमिट। तो एंड्योरेंस लिमिट का मतलब क्या है, एकदम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रेस, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो आएगा इसमें, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी की वजह से जो स्ट्रेस आएगा, और उसको मैं इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ में ये कर रहा हूं, फिर भी ये मटेरियल फेल नहीं होगा, तो जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पी है, ठीक है, उसको हम कहेंगे ये एंड्योरेंस लिमिट। सॉरी, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम होने से जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एम्पलीट्यूड जो हम, मतलब मैं पी का वैल्यू ऐसा एक मैक्सिमम जीरो से लेके इंक्रीज कर करके एक ऐसा मैक्सिमम तक पी का वैल्यू हम लेके जा सकते हैं जिसमें क्या होगा, इसको मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स दूंगा तब भी ये फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रेस
corresponding to maximum value of P is what we call as endurance limit. ओके, तो ये एंड्योरेंस लिमिट क्या है, फिर से रिपीट करता हूं मैं, P का वैल्यू 0 से इंक्रीज करेंगे, थोड़ा इंक्रीज करेंगे, इनफाइनाइट साइकिल्स देंगे तो ये सस्टेन कर गया। नेक्स्ट अब P का वैल्यू फिर से इंक्रीज करेंगे, इनफाइनाइट साइकिल्स देंगे, सस्टेन कर गया। अब फिर से P इंक्रीज करेंगे, इनफाइनाइट देंगे, सस्टेन कर गया। ऐसा कर करके एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P जो मिलेगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से इनफाइनाइट साइकिल्स देने पे भी ये मटेरियल टूटा नहीं है, इंटैक्ट है, तो जो P की कोरेस्पोंडिंग स्ट्रेस आएगा उसको हम कहेंगे एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, ठीक है, सो दैट दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एंड्योरेंस लिमिट। तो एक्सपेरिमेंटली ये एंड्योरेंस लिमिट जनरली निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसएन डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, एसएन डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एसएन डायग्राम्स हम ड्रॉ करते हैं एक्सपेरिमेंटली, ये एंड्योरेंस लिमिट निकालने के लिए हम लोग एसएन डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अभी एसएन डायग्राम्स क्या है। कुछ डाउट है क्या किसी को? अभी तक हमने जो भी किया है इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं सर, क्लियर है सब। देखो, लैब में एक्सपेरिमेंटली ये एंड्योरेंस लिमिट कैसे निकाला जाता है उसका मैं एक आइडिया बताता हूँ। जैसे हम लोगों के पास ऐसा कुछ एक बीम है, ठीक है, ऐसा कुछ एक बीम है और इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा सर्कुलर है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा सर्कुलर है, तो हम क्या कर देंगे, इस बीम को एक पर्टिकुलर लोकेशन में सिंपल सपोर्ट कर देते हैं, इसको सिंपल सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बियरिंग्स लगा देते हैं दो, यहाँ पे और यहाँ पे दो बियरिंग्स लगा देते हैं इक्वी डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस लेट्स से अगर a है तो ये डिस्टेंस भी a है। ठीक है, टोटल लेंथ l है। अब इस बियरिंग के थ्रू यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेट दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ वेट रख देते हैं, यहाँ पे कुछ वेट रख देते हैं। ठीक है, वेट रख के क्या करते हैं, इस बीम को हम लोग रोटेट करते रहते हैं अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस बीम को हम ऐसे रोटेट करते हैं। ठीक है, ऐसे रोटेट करते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसका बीम पे बेसिकली लोडिंग कैसे लग रहा है, ये वेट की वजह से ये क्या हो जा रहा है, इस तरीके का लोडिंग लग रहा है। ठीक है, लेट्स से वेट, और सपोर्ट की वजह से ये रिएक्शंस ऐसे हो जाएंगे, आर ए आर बी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए 4 पॉइंट बेंडिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए 4 पॉइंट बेंडिंग। तो इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है, ये बीच में जो ये वाला पार्ट है इसमें, तो बेंडिंग मोमेंट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है बीच में, ये बीच वाले पार्ट में क्या है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। तो दिस इज ए सिनेरियो ऑफ प्योर बेंडिंग। यहाँ पे ये जो सिनेरियो है प्योर बेंडिंग, तो जो ऑयलर-बर्नौली हाइपोथेसिस है हमारा, वो इसी रीजन में पर्टिकुलरली वैलिड है। एकमात्र इसी रीजन पे हम लोग का बीम में प्योर बेंडिंग होता है। ओके, so this relationship is only valid for this, actually this relationship my by I, this is actually valid only for this region. Okay, otherwise यहाँ पे actually Euler-Bernoulli hypothesis are not valid, shear stresses are there. Okay, so इस वाले regions पे, ठीक है, बट फिर भी हम लोग यूज करते हैं for design purpose, but actually this relationship is actually valid only for this region, pure bending के लिए, only for this region, pure bending. ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पे अभी प्योर बेंडिंग है। तो अभी मान लो ये अगर क्रॉस सेक्शन है इस बीम का, तो इस पॉइंट में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा, और इस पॉइंट में क्या हो जाएगा, लेट्स से यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ गया लेट्स से सिग्मा, और यहाँ पे टेंसाइल आ जाएगा सिग्मा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस सिग्मा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस सिग्मा। इस बीम का क्रॉस सेक्शन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे माइनस सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस सिग्मा हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस लोड ये बीम इस तरीके का डिफ्लेक्ट होगा ना, लोडिंग की वजह से इस तरीके का डिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ पे माइनस सिग्मा, यहाँ पे प्लस सिग्मा। अभी अगर मैं इस बीम को मैं थोड़ा इस तरीके से रोटेट कर दिया,
इस तरीके से रोटेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद इस पॉइंट को ए ले लो, इस पॉइंट को बी ले लो, सी और डी ले लो, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये ए पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये ए पॉइंट घूम के यहां पे आ जाएगा, जो बी पॉइंट पहले कंप्रेशन में था वो घूम के यहां पे आ जाएगा, मतलब अभी जीरो स्ट्रेस पे है। इनिशियली ये बी पॉइंट नेगेटिव स्ट्रेस में था, आफ्टर सम टाइम ये यहां पे आ गया जीरो स्ट्रेस पे, और सी पॉइंट मैक्सिमम स्ट्रेस पे आ गया, सी पॉइंट यहां पे आ गया, मैक्सिमम टेंशन पे आ गया, डी पॉइंट यहां पे चला गया। तो दिस विल बी डी डैश, दिस विल बी सी डैश, दिस विल बी ए डैश एंड दिस विल बी बी डैश। ठीक है, ठीक है, इसको इसी पैटर्न को फिर से रिपीट करो तो क्या हो जाएगा, बी डैश अब यहाँ आएगा, सी डैश यहाँ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आफ्टर सम टाइम ये डी पॉइंट कंप्लीटली यहाँ पे आ जाएगा, मतलब डी पहले टेंशन में था, अभी कंप्लीटली रिवर्स होके कंप्रेशन में आ जाएगा आफ्टर सम टाइम। तो दिस इज ए सिनेरियो ऑफ कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग। ठीक है, तो दिस इज ए सिनेरियो ऑफ कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग। तो हम लोग मिनिमम यहाँ पे वेट कितना देके ये बीम टूट रहा है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं इस मटेरियल का एंड्योरेंस लिमिट कितना है। ओके, तो दिस इज हाउ वी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, तो एंड्योरेंस लिमिट हम इस तरीके से निकालते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली मान लो इनिशियली हम लोगों ने ऐसा रख दिया, यहाँ पे कुछ वेट दे दिया, तो वेट के कॉरेस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट कितना जनरेट हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं। इस बीम में बेंडिंग मोमेंट कितना जनरेट हो रहा है इस रीजियन में वो हम निकाल सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस तरीके का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इस ग्राफ के वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स हो जाएगा। नंबर ऑफ साइकिल्स को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स मतलब रिपीट कितनी बार हो रहा है। ठीक है ना, ये साइनसोइडल हो जाएगा लोडिंग, ये साइनसोइड कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको हम ले लेंगे log of n, और y एक्सिस में हो जाएगा log of सिग्मा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए SN कर्व। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए SN कर्व। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए SN कर्व। फाइन। तो अब मान लो एक पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग m पे, मान लो m के कॉरेस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर सिग्मा मिलेगा। क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे कुछ वेट हमें पता है, हमने डाल दिया। इस वेट से हम लोग बेंडिंग मोमेंट कितना है वो हम निकाल सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट से स्ट्रेस कितना है वो निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर हमें स्ट्रेस पता है तो स्ट्रेसेस कितना लग रहा है वो हमें पता है, तो लॉग ऑफ सिग्मा मतलब पता है। अब इसको हम कितनी बार घुमा रहे हैं, कितनी बार रोटेट करने के बाद ये बीम टूट रहा है, उसको हम लोगों का n हो जाएगा। ठीक है, तो इस n को हम रिकॉर्ड करेंगे और इस सिग्मा को रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक डॉट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक डॉट मिलेगा। अब नेक्स्ट फिर से रिपीट करेंगे, अब वेट बढ़ा के देंगे, यहाँ पे वेट बढ़ाएंगे, फिर से रिपीट करेंगे, सिग्मा नोट करेंगे और कितने साइकिल्स के बाद फेलियर हुआ है वो नोट करेंगे, n। ठीक है, तो और एक सिग्मा और एक डॉट मिलेगा, दिस इज सिग्मा 1, n1। लॉग लेके ही करना है, ये सिग्मा 1 लॉग सिग्मा 1 है, ये n1 लॉग ऑफ n1 है। तो नेक्स्ट और एक डॉट मिलेगा इस तरीके से। फिर से रिपीट करना है तो फिर और वेट बढ़ाएंगे, फिर m निकालेंगे, सिग्मा निकालेंगे, और किस पर्टिकुलर साइकिल पे ये टूट रहा है और एक n रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे और डॉट्स मिलते रहेंगे हमें बहुत सारे। ठीक है, तो जनरली स्टेनलेस स्टील या जो भी माइल्ड स्टील या इस तरीके का मटेरियल ऐसा कर्व शो करता है एक्सपेरिमेंटली। तो ऐसे बहुत सारे डॉट्स होता जाएगा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, तो ये जनरली ये इस तरीके का कुछ कर्व शो करता है। ओके, जनरली स्टेनलेस स्टील या स्टील के जो भी है, माइल्ड स्टील या इस तरीके के मटेरियल, इस तरीके का एक कर्व शो करता है। ओके, इस तरीके का कर्व शो करता है। तो ये जो साइकिल्स है, ये जो यहाँ पे एसिम्प्टोटिक हो रहा है, ये जो एसिम्प्टोटिक हो रहा है यहाँ पे, ये 10⁶ में हो जाएगा। n का वैल्यू 10⁶ में इन जनरल शो करता है, 10⁶ के आसपास। तो 10⁶ हो गया, तो log ऑफ n क्या हो जाएगा, 6। log बेस 10 है, log बेस 10 है, 10⁶, तो ये मतलब ये 6 पे ये शो करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये स्ट्रेस के वैल्यूज है। तो ये जो मैग्नीट्यूड हो गया, ये जो मैग्नीट्यूड हो गया ये, ठीक है ना, ये वैल्यू, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एंड्योरेंस लिमिट।
दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है ना। तो मतलब जनरली हम क्या बोलते हैं, 10⁻⁶ साइकिल्स को इनफाइनाइट मान लेते हैं। एक्सपेरिमेंटली इनफाइनाइट साइकिल्स करना पॉसिबल नहीं होता है, तो 10⁻⁶ नंबर ऑफ साइकिल्स को हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो कोई भी स्ट्रक्चर अगर 10⁻⁶ अमाउंट ऑफ साइकिल्स को सस्टेन कर गया कोई एक पर्टिकुलर लोड को, तो हम बोलेंगे उस लोड को वो इनफाइनाइट टाइम सस्टेन कर सकता है। ओके, तो अगर 10⁻⁶ में जो स्ट्रेस सस्टेन कर पा रहा है और वो उसको हम क्या बोलेंगे, वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस 10⁻⁶ साइकिल्स तक सस्टेन कर सकता है उस स्ट्रेस को हम एंड्योरेंस लिमिट बोलेंगे। मतलब यहाँ पे जो भी स्ट्रेस आएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस आएगा, उसको अगर 10⁻⁶ साइकिल्स तक सस्टेन कर सकता है ये स्ट्रक्चर, तो हम इस स्ट्रेस को बोलेंगे एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, तो जनरली ये स्टार्टिंग होता है 3 से, मतलब 1000 साइकिल से लेके हम स्टार्ट करते हैं, जनरली मिनिमम 1000 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ हम लोगों का एसएन कर्व है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एसएन कर्व। ओके, और ये जो सेटअप है, दिस सेटअप इज व्हाट वी कॉल एज मूर सेटअप। मूर सेटअप। ओके, तो क्वेश्चन में जो गेट में क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार ऐसा एसएन कर्व दे दिया जाएगा, एसएन कर्व दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स में ये मटेरियल सस्टेन कर सकता है। लेट्स से स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है, स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो पूछा जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स मटेरियल सस्टेन कर सकता है। तो क्या करना है, डायरेक्टली कर्व से ये वैल्यू निकालो, साइकिल का वैल्यू निकालो, फिर लॉग ऑफ एन से निकाल लो साइकिल कितना हो जाएगा। ये वैल्यू निकाल लो कितना है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेस। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेस ये वैल्यू कितना है, फिर नंबर ऑफ साइकिल्स निकाल लो। ओके, एंटी लॉग लेके। तो इस तरीके के क्वेश्चन गेट में आ सकता है। ठीक, कल हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस तरीके का 1-2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, आज थियरी करते हैं। ठीक है, अभी तक कुछ डाउट है क्या किसी को? सर आपने वो ड्रॉ किया वो स्टैंडर्ड है क्या? स्टील्स के लिए ये स्टैंडर्ड कर्व है। ठीक है, ये वैल्यूज में बता दें, वैल्यूज ये 3 to 6 ये वैल्यू स्टैंडर्ड है। और जो स्टार्टिंग होता है जब 10⁻³ साइकिल्स होता है, तो ये वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस वैल्यू इज log of 0.9 SUT। ये जो 10⁻³ में ये स्टार्टिंग हो रहा है ना, ये log of 0.9 SUT अल्टीमेट स्ट्रेंथ, 0.9 ऑफ SUT का लॉग लेंगे तो ये पॉइंट आएगा 10⁻³ साइकिल्स में। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए, 10⁻6 में ये एंड्योरेंस लिमिट हमें मिलता है। ओके, एंड्योरेंस लिमिट हमें 10⁻6 में मिलता है। सो दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड कर्व फॉर दिस, ये माई स्टील के लिए ऑलमोस्ट ये स्टैंडर्ड कर्व है। ओके, सर वो सिग्मा का भी log टू द बेस 10 है क्या, या हाँ, सिर्फ log है? ये दोनों लॉग है, लॉग है, ये ln नहीं है, लॉग है, लॉग बेस 10 है, ये ln नहीं है। नहीं तो ln में लॉग लॉगरिथम बेस ई होता है, ln में, ln नहीं है, ये लॉग है। ठीक है, और कुछ डाउट है क्या किसी को? किसी को कुछ और डाउट है? नहीं सर, मुझे चला लिया। ओके, ठीक है। देखो स्टील्स के लिए इस तरीके का एजिम्प्टोटिक होता है, लेकिन सारे मटेरियल्स के लिए इस तरीके का एजिम्प्टोटिक नहीं भी हो सकता है। एल्यूमिनियम या फिर इस तरीके, जनरली एल्यूमिनियम ऐसा शो नहीं करता है, ऐसा कर्व शो नहीं करता है। एल्यूमिनियम कंटिन्यूअसली ऐसा डिफॉर्म मतलब ऐसा स्लोपिंग आ जाता है। एल्यूमिनियम का कर्व ऐसे एसएन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो एल्यूमिनियम मोस्टली इस तरीके का ही शो करता रहता है, वो स्लोप डिक्रीज ही होता है, एजिम्प्टोटिक नहीं होता एल्यूमिनियम। ठीक है ना, स्टील ही शो करता है। तो जो मटेरियल इस तरीके का शो नहीं करता है, मतलब एजिम्प्टोटिक कर्व शो नहीं करता है, उसका हम एंड्योरेंस लिमिट नहीं निकालते हैं, वो हम नंबर ऑफ साइकिल्स के ऊपर फाइनाइट लाइफ डिजाइन करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस लेके हम डिजाइन करते हैं। एंड्योरेंस लिमिट नहीं होता है वो सब कर्व का, वो सब मटेरियल्स का एंड्योरेंस लिमिट नहीं होता है। तो हम फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए फाइनाइट स्ट्रेस लेके फिर डिजाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मटेरियल का एंड्योरेंस लिमिट है, जैसे ये
इनको हम दो तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, आइदर फॉर इनफाइनाइट लाइफ तो एंड्योरेंस लिमिट लेंगे, या फिर फॉर फाइनाइट लाइफ अगर डिजाइन करना है जैसे कि यहाँ पे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस लेके हम डिजाइन करेंगे। जैसे ये यहाँ पे हो गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस लेके हम डिजाइन करेंगे। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि एक बार है उसको क्या करना है, 1500 साइकिल्स तक हम लोग लोड देंगे, तो 1500 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे देख लो कितना है, एसएन कर्व में 1500 लॉग ऑफ 1500, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस हो जाएगा उस स्ट्रेस को लेके हम इस बार का डायमेंशन हम निकाल लेंगे। ओके, क्लियर है सबका? ये डायग्राम सबको क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एसएन कर्व से एक दो प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे, ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो एंड्योरेंस लिमिट है, तो ये एंड्योरेंस लिमिट ये कोई मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है, वो जनरली वेरिएबल रहता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये एंड्योरेंस लिमिट ये इस तरीके के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, साइज के ऊपर, ठीक है, फिर सरफेस फिनिश के ऊपर, जैसे मान लो साइज का मतलब क्या है, जैसे हम लोग एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होगा सर्विस में यूज कर रहे होंगे वो काफी बड़ा होगा, और लैब में जो हम टेस्टिंग करते हैं वो स्पेसिफिक छोटे डायमेंशन का होगा, ठीक है ना। तो जैसे बड़ा डायमेंशन अगर है तो उसके इंटरनली क्रैक्स होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, राइट। अगर छोटा डायमेंशन का है तो इंटरनल डिसकंटिन्यूटीज भी कम रहता है, तो इसीलिए साइज के ऊपर डिपेंडेंट है एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। सरफेस फिनिश मतलब क्या है, मशीनिंग जब हम करते हैं, मशीनिंग कोई भी स्ट्रक्चर को ये करने के लिए मशीनिंग किया जाता है, तो सरफेस पे स्क्रैचेस रह सकता है, मशीनिंग के टाइम पे स्क्रैचेस रह सकता है, या कुछ ऐसा क्रैक हो गया मशीनिंग के टाइम पे सरफेसेस पे, ठीक है, तो सरफेस फिनिश के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर नंबर 3 एंड्योरेंस लिमिट इज, मान लो एक साथ में 10 कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और एक साथ में 100 कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो 10 कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जो जब करेंगे तो वो क्वालिटी उसका ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। उसमें हम लोग लेट्स से 10 घंटे में मैं 10 स्पेसिमेन बना रहा हूं, ठीक है, और मैं 10 ही घंटे में 100 स्पेसिमेन बना रहा हूं, तो क्या होगा, तो बहुत चांसेस ऐसे हैं कि ये वालों इन सब में जो सरफेस फिनिश और बाकी वाले क्वालिटी होंगे, इंटरनल जो भी डायमेंशंस होगा जो होगा, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगा, डायमेंशंस वगैरह ज्योमेट्रिकली इसमें कंपेयर टू दिस, राइट। तो इसीलिए हम लोग एक रिलायबिलिटी फैक्टर भी लेते हैं, रिलायबिलिटी, ठीक है ना। तो मतलब कौन से लॉट से हम लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो रिलायबिलिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। सो ये जो एंड्योरेंस लिमिट है वो साइज फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, सरफेस फिनिश के ऊपर डिपेंडेंट है, रिलायबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर उसके बाद स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, फिर टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स अगर हैं तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये कोई एनालिटिकली हम नहीं निकाल सकते, दीज आर एम्पिरिकल, ठीक है ना, दीज आर एम्पिरिकल। तो अगर क्वेश्चंस में इस तरीके के फैक्टर्स अगर दिए हुए हैं तो हमें एंड्योरेंस लिमिट को करेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इनिशियली अगर रोटेटिंग बीम का जो अभी लास्ट एग्जांपल दिया था उससे हमें एंड्योरेंस लिमिट मिला है, लेट्स से हमें उससे एंड्योरेंस लिमिट मिला है, so endurance limit in completely reversed bending, okay, this is the endurance limit in completely reversed bending, okay। लेकिन इसमें हम लोग कोई इस तरीके का फैक्टर्स नहीं लेते हैं जो कि एक्चुअली में लेना पड़ेगा, तो क्या होता है, एंड्योरेंस लिमिट को हम करेक्ट करते हैं डिजाइन करने के लिए, देयर इज अ करेक्शन फॉर द एंड्योरेंस लिमिट, तो एंड्योरेंस लिमिट करेक्टेड ले लो, एंड्योरेंस लिमिट करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट क्या हो जाएगा, Ka corresponds to size factor,
KB corresponds to surface, KC reliability, then we have something what we call as the KD जो कि हमारा सेंसिटिविटी फैक्टर है, वो मैं बताता हूं। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया हुआ रहेगा। ओके, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया हुआ रहेगा। और ये हो गया हमारा करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट, करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। और ये हो गया हमारा एंड्योरेंस लिमिट फॉर कंप्लीटली रिवर्स्ड बेंडिंग, रिवर्स बेंडिंग फॉर लैब स्पेसिमेन, ठीक है ना। मतलब ये वाला पार्ट जो है हमारे लेबोरेटरी टेस्टिंग से आएगा, जो कि क्वेश्चन में जनरली स्पेसिफाइड रहेगा ये। लेकिन ये वाले अगर फैक्टर्स भी स्पेसिफाइड है तो डिजाइन करने के लिए पहले हमें करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट फॉर रिवर्स बेंडिंग निकालना पड़ेगा, फॉर रिवर्स बेंडिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है। करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट फॉर रिवर्स बेंडिंग, ठीक है। अभी जो हम सॉल्व करेंगे वो अगर बेंडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, मान लो एक्सियल लोडिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा बेंडिंग का, तो एंड्योरेंस लिमिट इन एक्सियल लोडिंग जो है, एंड्योरेंस लिमिट इन एक्सियल लोडिंग, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है जनरली 0.8 टाइम्स एंड्योरेंस लिमिट इन द रिवर्स बेंडिंग। ओके, एक्सियल लोडिंग अगर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ये सारे फैक्टर्स दिया हुआ नहीं है तो 0.8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स अगर दिया हुआ है तो ही हम करेक्ट करेंगे एंड्योरेंस लिमिट को, अदरवाइज नहीं, ठीक है। एंड्योरेंस लिमिट फॉर रिवर्स बेंडिंग है ये, करेक्शंस दिए हुए हैं तो करेक्शन करेंगे, करने के बाद अगर लोडिंग एक्सियल है तो 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर शियरिंग है, टॉर्शनल या शियरिंग है, शियर लोडिंग है, शियर लोडिंग है तो हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 0.577 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये डिस्टॉर्शन एनर्जी बेस्ड है और ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का बेस्ड है, ठीक है। तो ये भी याद रखो, ये दो फैक्टर्स याद रखो, ठीक है। अब देखते हैं नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर क्या है, नॉच सेंसिटिविटी, या फिर पहले ये देख लेते हैं फैटिग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या है, फैटिग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ठीक है, फैटिग स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब तक हमने पहले जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर देखा था वो थियोरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, ठीक है, वो थियोरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है। फैटिग लोडिंग में क्या हो सकता है, फैटिग लोडिंग की वजह से हम इसको करेक्ट करके यूज करते हैं। तो फैटिग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज endurance limit of notched specimen, ठीक है, डिवाइडेड बाय endurance limit of notch free specimen, ठीक है, endurance limit of notch free specimen।
ठीक है। सो हम लोग जब, ये हो गया हमारा फैटिग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लो नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर का। तो जनरली क्वेश्चन में नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर दिया हुआ रहता है, नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर। नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर, तो ये नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर क्या है, नॉच का मतलब क्या है। पहले तो देखो, अगर ये कोई भी स्पेसिमेन है इस तरीके का, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ड्यूरिंग मशीनिंग ये सरफेस पे कुछ इस तरीके का बर्ड आ गया होगा, इस तरीके के नॉचेस आ गए होंगे। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इस तरीके का स्मॉल 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 नॉचेस आ गए होंगे, जो कि काफी मिली लेवल्स पे या माइक्रो लेवल्स पे है, जो कि विजिबल नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके की वजह से क्या होगा, सरफेस पे ये क्या क्रिएट करता है, ये सरफेस पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन थोड़ा सा क्रिएट करता है। ये जो सरफेस पे नॉचेस है, दिस क्रिएट्स स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अकाउंट में लेने के लिए ये नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर है, ठीक है। और अब ये नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फैटिग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकाल सकते हैं। ओके, तो ये नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर, इसका डेफिनेशन ये है, इंक्रीज इन एक्चुअल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस। ठीक है, इंक्रीज इन एक्चुअल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन थियोरेटिकल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस। ओके, इंक्रीज इन एक्चुअल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन थियोरेटिकल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस। तो एक्चुअल स्ट्रेस क्या होगा, इस केएफ के ऊपर डिपेंडेंट होगा, केएफ इनटू सिग्मा नॉट। नॉमिनल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा नॉट। थियोरेटिकली क्या हो जाएगा, थियोरेटिकली केटी जो हमने पहले डिस्कस किया था, केटी माइनस सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, केएफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय केटी माइनस 1। ठीक है, तो ये नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर क्या हो जा रहा है, दिस इज इक्वल टू केएफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय केटी माइनस 1। ठीक है, दिस इज अवर नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर। तो क्वेश्चन में ये नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर जनरली क्वेश्चन में बताया रहता है, ये नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर। ठीक है, तो उसमें से पहले केएफ निकालो, और केएफ निकाल के करेक्ट एंड्योरेंस लिमिट करेक्शन में यूज करो। ओके, केएफ निकाल के एंड्योरेंस लिमिट में यूज करो। केएफ केडी के साथ इस तरीके का रिलेटेड, केडी इज इक्वल्स टू 1 बाय केएफ। ओके, लास्ट थोड़ी देर पहले जो केएफ के केबी केसी केडी दिया था, तो केडी इज इक्वल्स टू 1 बाय केएफ। ओके, तो यहां से केएफ पहले निकालो, केडी निकालो, केडी निकाल के वो करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट के एक्सप्रेशन में पुट करके एंड्योरेंस लिमिट पहले निकालो। ठीक है, सो वंस वी नो द एंड्योरेंस लिमिट वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशंस। ठीक है, वी कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम, मतलब डिजाइन ए स्ट्रक्चर। तो आज का डिस्कशन यहाँ पे ही खत्म करते हैं, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे 6 बजे से। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है क्या अभी तक आज हमने जो डिस्कस किया है? नो सर, डाउट नहीं है कोई। ठीक है, तो कल 6 बजे से फिर से कल डिस्कस करेंगे इसको, कल न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, यस सर, ओके। सेंसिटिविटी फैक्टर का क्या है, सिंबल क्या है? हाँ यस, किसका कुछ क्वेश्चन था? नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर का सिंबल क्या है? ये क्यू 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 स्मॉल, ये लोअर केस में क्यू, लोअर केस में क्यू स्मॉल लेटर, स्मॉल क्यू है ना? हाँ। हाँ सर, वो केडी केडी क्या है सर? देखो लास्ट में अभी इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें क्या किया था, एंड्योरेंस लिमिट करेक्शन के लिए मैंने बोला था ना। हाँ सर, हाँ कुछ सेंसिटिविटी फैक्टर बोला था ना सर आपने? नहीं, एंड्योरेंस लिमिट को करेक्ट करने के लिए मैंने 4 फैक्टर बोले थे ना, साइज, सरफेस, रिलायबिलिटी। ठीक है ना? हाँ, उसमें केडी आपने सेंसिटिविटी फैक्टर बोला था ना कुछ? हाँ, तो हाँ ये सेंसिटिविटी फैक्टर ये है, ये केडी और केडी से, केडी को हम लोग फैटिग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के साथ रिलेट कर सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में। ओके,
ओके सर तो ओके पहले क्वेश्चन में तुमको नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर दिया रहेगा, उससे पहले फैटिग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकालो, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा केडी, ठीक है, उसको यूज करो एंड्योरेंस लिमिट करेक्शन के लिए, ठीक है। ओके सर ओके, कल हम इसको यूज करके एक दो गेट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कल, तो पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ सर और कुछ प्रॉब्लम है, और कुछ डाउट है? नहीं सर ओके, तो आज लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, कल 6 बजे से फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, यस। ओके।